हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आप लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत स्वागत है और मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप लोगों का। और आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। कल मैंने आपको बोला था थकान और विश्राम काल, ये दो ऐसे कारक हैं जो किसी भी पाठ को याद करने के लिए, किसी भी सामग्री को याद करने में अपना पूरा सहयोग या एक तरह से बोलेंगे पूरा प्रभाव डालते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे थकान और उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम विश्राम काल। ठीक है, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले है थकान। देखिए, थकान दो प्रकार की होती है। एक होती है शारीरिक और दूसरी होती है मानसिक। ठीक है, दूसरी होती है मानसिक। देखिए, दोनों प्रकार की जो थकान है, ये किस प्रकार कोई भी सामग्री को याद करने में अपनी भूमिका निभाती है। देखिए, शारीरिक थकान जो होती है, ये सभी व्यक्तियों की एक समान होती है। किसी भी कार्य को करते वक्त अगर व्यक्ति लगातार 5 या 6 घंटे से कोई भी काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें शारीरिक थकान आएगी। और शारीरिक थकान आएगी तो उस व्यक्ति का उस काम के प्रति जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो कम हो जाएगा और आगे वो उस कार्य को करने की नहीं सोचेगा। ठीक है, तो शारीरिक थकान जो होती है वो प्रत्येक व्यक्ति की समान रहती है, लेकिन जो मानसिक थकान होती है ये प्रत्येक व्यक्ति की समान नहीं रहती। मानसिक थकान क्या होगी? मानसिक थकान का अर्थ है कि जो सामग्री याद करवाई जा रही है उस सामग्री के प्रति छात्र का इंटरेस्ट कैसा है। यानी कि गणित विषय याद करवाया जा रहा है तो कुछ बच्चों का जो गणित विषय है वो बहुत वीक है तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, और कुछ बच्चों का जो गणित विषय है वो बहुत ही फेवरेट विषय है। तो क्या होगा, जिन बच्चों का फेवरेट विषय है वो तो शारीरिक मानसिक थकान अपने अंतर्गत अनुभव नहीं करेंगे, लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट गणित में है ही नहीं वे बच्चे क्या करेंगे, वे इसको मानसिक थकान के दौरान इसमें रुचि नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने थकान पढ़ा है कि शारीरिक थकान जब आ जाती है तो भी एक तरह से रुचि कम हो जाती है और वो सामग्री याद नहीं होती। कोई भी समय होता है, आप किसी भी चीज को 1 घंटे लगातार कर सकते हो, 2 घंटे कर सकते हो, 3 घंटे भी कर लो, 4 घंटे भी कर लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि 5 या 6 घंटे बाद, चाहे वो आपका कितना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, कितना ही इंटरेस्टिंग काम हो, आप उसमें थकान महसूस करने लगेंगे और उसके प्रति आपका रुझाव कम हो जाएगा और उस चीज को आप करना पसंद नहीं करोगे। ठीक है, मानसिक थकान के अंतर्गत आएगा अगर रुचि का कोई भी विषय है या सामग्री है तो आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, लगातार काम कर सकते हो, और अगर आपकी रुचि उसमें नहीं है तो आपके लिए 10 मिनट में निकालने मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है विश्राम काल। दूसरा क्या है? विश्राम काल। अब देखिए कि विश्राम काल क्या है कि किसी भी काम को सीखने में, किसी भी सामग्री को याद करने में बीच में थोड़ा सा अंतराल देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो अंतराल है इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए कि 10 मिनट का अंतराल होना चाहिए, कि 5 मिनट का होना चाहिए, कि 5 सेकंड का होना चाहिए, कि 2 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत ये माना गया है कि विश्राम काल ना तो अधिक छोटा हो, यानी कि कम भी नहीं होना चाहिए और ना ही अधिक बड़ा हो। जिस प्रकार फॉर एग्जांपल कि किसी कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते हमने 2 या 3 घंटे पढ़ाया तो बच्चों की जो रुचि है वो लगातार बनी रही, लेकिन 3 घंटे बाद बच्चे जो है वो उबासियां लेने लगे और ना ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ना लिखने में ध्यान दे रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वो क्या हो गए हैं, वो अपने आप को थकान महसूस करने लगे हैं, तो उनको थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उनको बोलते जाओ आपके पास 10 सेकंड का समय है, विश्राम कर लो।
तो ये क्या समय हुआ, इतना अल्प समय में विश्राम नहीं हो सकता। जैसे वो क्लास से बाहर निकलेंगे इतने समय में 10 सेकंड हो गए, वापस आकर के बैठ जाएंगे, तो ये विश्राम काल इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम उनको बोलते हैं कि जाओ जा करके 1 घंटे बाहर घूम के आ जाओ, फिर आकर के पढ़ाई करेंगे। तो 1 घंटे वो घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है, तो बाहर आकर के फिर वापस कक्षा में बैठेंगे। तो हमें जहां से हम पढ़ रहे थे उस टॉपिक को एक बार फिर दोबारा बताना पड़ेगा, जिसमें समय बहुत अधिक लगता है। पीछे वाले टॉपिक को एक बार उनको रिमाइंड करवाना पड़ेगा, बार बार उनके दिमाग में एक बार घुसाना पड़ेगा, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो इतना लंबा समय भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का विश्राम काल होना चाहिए, जिसमें ना तो कम समय हो और ना ही अधिक समय हो, क्योंकि अधिक समय में दोबारा टॉपिक को शुरू करने में समय लगता है, जो हमारे टॉपिक का जो अंत आएगा उसको लाना मुश्किल हो जाएगा। और कम समय भी नहीं होना चाहिए कि कक्षा से बाहर भी नहीं गए और फिर समय सीमा खत्म हो गई। तो इसीलिए ये दो जो कारक हैं, विश्राम काल और थकान, ये भी पूर्ण रूप से किसी भी सामग्री को याद करने में अपना सहयोग देती है या अपना प्रभाव डालती है। उसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने, अब तीसरा पढ़ेंगे हम पाठ याद करने की विधि में। तीसरी है क्रमिक अधिगम। क्या है? क्रमिक अधिगम। इसको बोलेंगे सीरियल लर्निंग। ठीक है, ये हो गई क्रमिक अधिगम, सीरियल लर्निंग। देखिए, कोई भी सामग्री हो, कोई भी पाठ हो, या कोई भी शब्दकोश हो, कोई भी मीनिंग हो, कोई भी बिंदु हो, उन सभी को उसी क्रम में याद करने को कहा जाता है क्रमिक अधिगम। जैसे ए के बाद क्या आएगा? बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी। तो एक क्रम से याद करने को कहा जाता है क्रमिक अधिगम। और ए के बाद जेड याद कर लिया, जेड के बाद सी याद कर लिया, सी के बाद बी याद कर लिया। इस प्रकार अल्फाबेट तो आपको याद हो गए, लेकिन क्रम से याद नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो क्रमिक अधिगम क्या होता है? क्रम से याद करने की विधि को क्या कहते हैं? क्रमिक अधिगम। देखिए, लिखते हैं इसमें। जब छात्र को प्रस्तुत सामग्री उसी क्रम में याद करने को कहा जाए, याद करने को कहा जाए जिस क्रम में प्रस्तुत की गई है। उसे क्रमिक अधिगम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रमिक अधिगम कहते हैं। ठीक है,
क्रमिक अधिगम विधि के अंतर्गत 4 प्रकार के साहचर्य होते हैं। साहचर्य क्या होता है कि किसी वस्तु का अन्य किसी वस्तु के साथ जो संबंध है वो कहा जाता है साहचर्य। क्या होता है साहचर्य? किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध क्या कहलाता है? साहचर्य। इसमें लिखती हूं मैं, इस विधि में चार प्रकार के साहचर्य बनते हैं। साहचर्य का अर्थ किसी वस्तु का अन्य किसी वस्तु से, अन्य किसी वस्तु के साथ संबंध जोड़ना। ठीक है। अब ये 4 प्रकार के साहचर्य कौन कौन से हैं? पहला है, जब छात्र साहचर्य सूची के साथ साहचर्य सूची के आगे की तरफ और पड़ोसी शब्द के साथ बनाता है, तब उसे आगामी साहचर्य कहते हैं या अग्रगामी साहचर्य कहते हैं। ठीक है। दूसरा, जब साहचर्य आगे की तरफ दूर वाले शब्द के साथ बने, तब इसे दूरस्थ अग्रगामी कहते हैं। तब इसे दूरस्थ अग्रगामी कहते हैं। ठीक है। तीसरा हम बाद में लिखेंगे, पहले थोड़ा समझ लें। देखिए, क्रमिक अधिगम क्या है कि जब छात्र को प्रस्तुत सामग्री उसी क्रम में याद करने को कहा जाए जिस क्रम में उसे प्रस्तुत की गई है। यानी कोई भी मटेरियल है, हम उसको बोलते हैं कि ये 10 बिंदु हैं, ये 10 बिंदु आपको याद करके आने हैं और इसी क्रम में याद करके सुनाने। यानी पहले पहला ही बोलना है, उसके बाद दूसरा बोलना है, उसके बाद तीसरा। ये नहीं पहले के बाद छठा बोल दिया, छठे के बाद चौथा बोल दिया, ऐसे नहीं करना है। तो जिस रूप में हमने उस छात्र को सामग्री प्रस्तुत की है उसी रूप में उसको याद करके सुनानी है। इसे कहते हैं क्या? क्रमिक अधिगम। ठीक है। इस क्रमिक अधिगम के दौरान 4 प्रकार के साहचर्य बनते हैं।
हैं। कितने प्रकार के साहचर्य बनते हैं? 4 प्रकार के साहचर्य बनते हैं। साहचर्य का अर्थ है किसी वस्तु का अन्य किसी वस्तु के साथ संबंध जोड़ना। ठीक है, अब 1 2 यहाँ मैंने लिख दिया है, तीसरा और चौथा ऊपर लिख देते, फिर आपको मैं यही समझाऊंगी इसके सामने ही, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। क्रमिक अधिगम समझ में आ गया आपको कि क्रम में दिए हुए प्रस्तुत की हुई सामग्री को उसी क्रम में याद करना क्या कहलाता है? क्रमिक अधिगम। फिर ये हमने तीसरा पढ़ा है, इसी के बाद दूसरे के बाद फिर तीसरा है कि जब साहचर्य पीछे की तरफ और पड़ोसी शब्द के साथ बने तो उसे क्या कहेंगे? पृष्ठगामी साहचर्य कहते हैं। ठीक है, चौथा लास्ट है जब साहचर्य पीछे की तरफ और दूर वाले शब्द से बने या दूर वाले शब्द के साथ बने तो उसे दूरस्थ पृष्ठगामी साहचर्य कहते हैं। ये पृष्ठगामी यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अक्षर लिखे हैं। के पी एस ए एन टी एन। ठीक है, ये क्या है? के पी एस ए एन टी एल। इन शब्दों के द्वारा हम 4 प्रकार के साहचर्यों को समझेंगे। ये जो शब्द है, इन शब्दों में एक दूसरे के प्रति संबंध बना हुआ है। ठीक है, कैसे? पहला देखिए, जब छात्र साहचर्य सूची को आगे की तरफ और पड़ोसी शब्द के साथ बनाता है तब उसे अग्रगामी साहचर्य कहते हैं। देखिए, जब के आगे की तरफ, इसने क्या बताया? सूची को आगे की तरफ यानी बढ़ाता है और पड़ोसी शब्द के साथ बनाता है तो इसको कहा जाता है कौन सा? अग्रगामी साहचर्य। 1 लिख दिया है मैंने, आप ये लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं अग्रगामी साहचर्य। जब क्या साहचर्य आगे की तरफ और पड़ोसी शब्द के साथ बनाया जाए तो उसे कहेंगे अग्रगामी साहचर्य। दूसरा आता है दूरस्थ अग्रगामी। जब साहचर्य आगे की तरफ लेकिन दूरस्थ शब्द के साथ बनाए गए यानी कि दूर वाले शब्द के साथ बनाया जाए तो इसे कहेंगे क्या? इसे कहेंगे दूरस्थ अग्रगामी। ठीक है, अग्रगामी की तरफ है का अर्थ है आगे की तरफ बढ़ना और दूरस्थ हो गया कि उससे दूर।
तो दो समझ में आ गया आपको। अग्रगामी आ गया कि जब साहचर्य आगे की तरफ और पड़ोसी शब्द के साथ बनाया जाए तो उसे अग्रगामी साहचर्य कहेंगे, और जब साहचर्य आगे की तरफ लेकिन दूर बनाया जाए तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दूरस्थ अग्रगामी। उसके बाद तीसरा, जब साहचर्य पीछे की तरफ और पड़ोसी शब्द के साथ बनाया जाए, यानी कि ये साहचर्य पीछे की तरफ और पड़ोसी शब्द के साथ बनाया जा रहा है तो इसे कहेंगे हम क्या, पृष्ठगामी साहचर्य। और जब साहचर्य पीछे की तरफ और दूर वाले शब्द से बनाया जा रहा है तो इसे कहेंगे हम दूरस्थ पृष्ठगामी साहचर्य। समझ में आया। अब देखिए, इन अक्षरों के द्वारा हमने चारों प्रकार के साहचर्य को पढ़ा है, संबंध को पढ़ा है कि अग्रगामी किसे कहते हैं, दूरस्थ अग्रगामी किसे कहते हैं, पृष्ठगामी किसे कहते हैं और दूरस्थ पृष्ठगामी किसे कहते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही हमारी वीडियो के अंतर्गत, और कल हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर मिलते हैं आपसे। उसके बाद हम इस क्रम में मैंने आपको बताया था सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे, तो ये प्लीज ये जो आदिगम टॉपिक है इसको क्रम से आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।